Hello friends, today we are going to talk about the new chapter called as ecology. आज हम जो है इकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि लास्ट यूनिट है. Then we'll talk about plant physiology after the ecology. तो इकोलॉजी को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं. पारिस्थितिकी परिस्थिति से बना है पारिस्थितिकी. इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन विद देयर एनवायरनमेंट. पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन वातावरण के साथ किया जाता है. उसको हम लोग जो है इकोलॉजी कहते हैं. अब पहला व्यक्ति जो आया दैट इज़ योर रीटर. रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी का अध्ययन किया था और बहुत विस्तृत अध्ययन किया उन्होंने पारिस्थितिकी का. इसलिए रीटर साहब को हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं. एंड प्रोफेसर आर मिश्रा को हम लोग जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं. और जो है वह एक और हैं मिस्टर पी ऑडम. पी ऑडम इनको फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं. इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी. तो ही वॉज ऑथर ऑफ फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी. इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी थी इकोलॉजी के संदर्भ में. अब बात आती है हमारे पास में कि एक वर्ड होता है इकोसिस्टम. 4 नंबर पॉइंट, इको सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पूछा गया है कि यह शब्द जो है किसने दिया था. तो उसका आंसर था ए टर्म बाय ए जी टेंसले. ए जी टेंसले साहब ने जो है यह शब्द दिया था. लेकिन इसी इकोसिस्टम को कई लोगों ने अन्य नामों से भी संबोधित किया. किसी ने इसको जो है माइक्रोकॉस्म कहा. तो माइक्रोकॉस्म जो वर्ड था वह किसने दिया था? तो माइक्रोकॉस्म टर्म वॉज गिवन बाय फॉर्ब्स. फॉर्ब्स ने जो है माइक्रोकॉस्म शब्द दिया था. इसी के अलावा उन्होंने जो है एक और वर्ड यूज़ किया था जिसको हम लोग बोलते हैं जियो बायोकोइनोसिस. उसका नाम है जियो, या दूसरा नाम जियो बायोकोइनोसिस. ये वाला शब्द जो था, टर्म जो था, वह सुखाचेव ने दिया था. किसने दिया था? सुखाचेव ने यह शब्द दिया था. अब बात चलती है कि इकोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं. देखो, वैसे तो सैकड़ों ब्रांचेस हैं इकोलॉजी की, लेकिन मेनली देयर आर 2 ब्रांचेस. केवल 2 ही ब्रांच हमको देखने को मिलती हैं. तो 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी. तो वो 2 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो एक कहलाती है
ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, और एक कहलाती है सिन इकोलॉजी। अपने स्टैंडर्ड के ऊपर इस तरह के प्रश्न ही वो लोग पूछा करते हैं। ऑटो इकोलॉजी को हम लोग स्व पारिस्थितिकी कहते हैं और सिन इकोलॉजी को हम लोग जो है पर पारिस्थितिकी कहते हैं। आई बात समझ में? ऑटो माने एक, यानी कि एक स्पीशीज का अध्ययन जब आप एनवायरनमेंट के साथ करते हो तो हम उसको स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। स्पीशीज एक साथ मिलती है तो पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन जब अलग अलग प्रकार की मिल जाती है तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। यदि आप समुदाय का अध्ययन वातावरण के साथ कर रहे हो, यानी कि कम्युनिटी का अध्ययन वातावरण के साथ कर रहे हो, एनवायरनमेंट के साथ में, तो हम उसको सिन इकोलॉजी कहते हैं। ओके, अब ये जो सिन इकोलॉजी है, इसको यदि अपन देखें तो इसमें आता है हमारे पास में समुदाय। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि ऑटो का मतलब हो गया एक, और कम्युनिटी में भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, या हम कह देते हैं कि हमारे पास में वर्ड है फाइटोकाइनेसिस, फाइटोकाइनेसिस, और एक कहलाता है जूकोइनोसिस। फाइटो माने प्लांट। जब प्लांट कम्युनिटी का अध्ययन हम प्लांट कम्युनिटी का अध्ययन किसके साथ करते हैं? एनवायरनमेंट के साथ में, तो उसको अपन लोग फाइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जब हम एनिमल कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं, एनिमल कम्युनिटी का, तो हम उसको किसके साथ में? एनवायरनमेंट के साथ में, तो हम उसको जूकोइनोसिस कहते हैं। अगर फाइटोकाइनेसिस और जूकोइनोसिस दोनों को मिला दो तो उसको बोलते हैं बायोकाइनोसिस। क्या बोलते हैं उसको? बोल लो, बायोकाइनोसिस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने बनाया था एक बार कि ये शब्द जो था, टर्म जो था, वो किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मोबियस ने। कार्ल मोबियस नाम के व्यक्ति ने जो ये शब्द दिया था। तो ये तो रही हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन जो वोकैबुलरी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो 4 बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ऊपर किया जाता है। तो 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के 4 जैविक संगठन कौन कौन से हैं, किस आधार पर आप जो है इकोलॉजी का अध्ययन करते हो। तो पहला तो दिया इन्होंने अपन लोगों को इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो होता है दैट इज योर स्पीशीज, यानी कि ऑटो इकोलॉजी। एक स्पीशीज का अध्ययन कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? वो ऑटो इकोलॉजी कहलाएगी। जो बहुत सारी स्पीशीज मिल जाती हैं एक ही प्रकार की, तो हमारे पास में आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद में आता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी को बोलते हैं हम लोग समुदाय, और 4 नंबर पे होता है बायोम। वैसे तो यह 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बताए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे क्या चीज़ कि जैसे हमारे पास में स्पीशीज़ है या इंडिविजुअल ले लो, इंडिविजुअल आ गया,
यानी कि स्पीशीज ले ली अपन ने एक। अब ये जब मिलती हैं तो क्या बनता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब मिलती है अलग अलग प्रकार की तो आपको कम्युनिटी मिलता है। कम्युनिटी के बाद में आता है इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो उसको अपन लोग बोलते हैं बायोम। और बायोम यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवोम, इसको बोलते हैं पारितंत्र, इसको बोलते हैं समुदाय, और ये जनसंख्या हमारी कहलाती है। जब बहुत सारे बायोम मिल जाते हैं तो बन जाता है बायोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। ये है इसकी रियल सीक्वेंस। तो लेकिन हमारी किताब के अंदर ये 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही इन लोगों ने दे रखे हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 कम्युनिटी, नंबर 4 बायोम। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी मिली, इकोसिस्टम बना, बहुत सारे इकोसिस्टम मिले तो बायोम बना, और बायोम मिले तो आपका बायोस्फीयर बना। ओके, तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। वो सीक्वेंस कई बार पूछ लिया करते हैं। अब आता है हमारे पास के अंदर कि हमारे देश के अंदर जो है या विश्व के अंदर कुल कितने बायोम हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के चैप्टर जो है उसमें पहला चित्र दे रखा है, और वो पहला चित्र क्या है? वो ऐसा है। उसको समझने का तरीका सीखो। ये रहा, ये रहा। अब इस जगह पर उन्होंने जो है इस प्रकार से ग्राफ बना रखे हैं, कई सारे ग्राफ बना रखे हैं। यहाँ पर तो वर्षण है। वर्षण का मतलब पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल, रेनफॉल। और यहाँ पर उन्होंने दे रखा है टेम्परेचर। अब उन्होंने कई सारे दे रखे हैं अपने को बायोम। विश्व के बायोम कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर उन्होंने जैसे दे रखा है ग्रासलैंड दे रखा है, यहाँ पर उन्होंने डेजर्ट दे रखा है, यहाँ पर उन्होंने आपको जो है आर्कटिक दे रखा है इस जगह पर। ओके, फिर कई जगह पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कई पर टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें आपको क्या सीखना है कि कौन सा बायोम को वनस्पति कितने टेम्परेचर पर मिल रही है, और पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन कितने मिलीमीटर यानी कि वर्षा में वह वन उगते हैं। तो दीज आर योर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। आप ये देखो कि हमारी जो पृथ्वी है ये रही, इस पर हमको ये वाली रेखा जो होती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जहाँ पर कि लाइट जो होती है सूरज के प्रकाश वो डायरेक्ट गिरता है। दूसरी चीज़, खूब बारिश होती है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ के जो वन होते हैं वह काफ़ी घने होते हैं, और दोनों तरफ आपको जो है ये वन देखने को मिलेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी खूब ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ आपको इसमें सीखनी कि भाई कौन सा बायोम कितने टेम्परेचर पर कितनी वर्षा के अंदर वनस्पति दे रहा है, उसका चार्ट बना लो और या डायग्राम के अंदर ही आप लिख दो। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर इधर जाते हैं अपन लोग तो सब ट्रॉपिकल आ जाता है। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो टेम्परेट आ जाता है। टेम्परेट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल आ जाता है, आर्कटिक जोन आ जाता है। इधर आपका जो है एंटार्क्टिक जोन आ जाता है, जहाँ पर कि बर्फ़ ही बर्फ़ हमको देखने को मिलती है। तो व्हाट यू आर सीइंग, आप क्या देख रहे हो कि ध्रुव, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जब आप जाते हो तो टेम्परेचर घटता है और वेजिटेशन भी घटती है। आ गया समझ में? चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, यानी कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर तापक्रम में कमी होती है और वेजिटेशन में भी कमी होती है। वो बात अलग है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर से काफ़ी 600 किलोमीटर तक वनस्पति गायब हो चुकी है।
दैट इज़ अनदर पॉइंट। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वेजिटेशन की। तो वेजिटेशन के आधार पर अपन देखें तो, और वर्षण के आधार पर और टेम्परेचर के आधार पर, तो उन्होंने ये वाला चित्र आपको दे रखा है जिसमें ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट भी है, आर्कटिक भी है, आपका ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है। तो ज्योग्राफी यहाँ पर थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, भूगोल जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जोन है, वहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब आता है हमारे पास के अंदर, ये तो रहा विश्व का। विश्व के बारे में ये क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा? भारत के बारे में, कि भारत के अंदर कुल कितने बायोम हैं, यानी कि इंडिया के अंदर कुल कितने बायोम हैं। तो 4 बायोम्स इन इंडिया। एक तो हो गया तुम्हारे पास में डेजर्ट, एक हो गया तुम्हारे पास में ट्रॉपिकल, एक हो गया तुम्हारे पास में डेसिडुअस, और एक हो गया हमारे पास में सी कोस्ट वाला। अब समझो, डेजर्ट माने रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो वन पाए जाते हैं वो, उनके जो पौधे होते हैं वो ज़ीरोफिटिक होते हैं। ट्रॉपिकल को बोलते हैं अपन लोग उष्ण कटिबंधीय, जो विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और डेसिडियस को बोलते हैं पर्णपाती, जिनकी पत्तियां झड़ती हैं। और सी कोस्ट को बोलते हैं अपन लोग समुद्री किनारा, यानी कि समुद्री किनारे पर पाए जाने वाले पौधे। तो ये हमारे भारत के अंदर 4 बायोम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक हो गया तुम्हारे पास में डेजर्ट, दूसरा ट्रॉपिकल, तीसरा डेसिडुअस, चौथा सी कोस्ट वाला हमको देखने को मिलता है। अब बात चलती है कि हमारे जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर कौन से कारक होते हैं जो इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था। तो आप देखिए साहब, किसी भी पारितंत्र के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में 2 फैक्टर होते हैं। एक कहलाता है एबायोटिक फैक्टर, एक कहलाता है एबायोटिक फैक्टर, तो दूसरा कहलाता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक का मतलब हो गया अजैविक, जिसमें जान नहीं है, अजैविक। और बायोटिक का मतलब ये हो गया जैविक, यानी कि जीवों से कैसे प्रभावित होता है। अब एबायोटिक फैक्टर के अंदर, अजैविक कारक के अंदर, मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले टेम्परेचर से कराने जा रहा हूँ। सो दिस इज योर टेम्परेचर। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि विषुवत रेखा के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, यानी कि लाइट होती है। लाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और उस टेम्परेचर के अनुसार वहाँ पर आपको वनस्पति देखने को मिलती है। अब वो वनस्पति कौन सी हो सकती है? अभी अपन ने पढ़ा 4 बायोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट होता है, हमने पढ़ा ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट एंड देन कोस्टल, सी कोस्टल वाले हमने जो है पढ़े। इसके अंदर टेम्परेचर में मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो नंबर 1 इज योर टेम्परेचर। देखिए साहब, अजैविक कारक के अंदर टेम्परेचर आएगा, लाइट आएगी, सॉइल आएगा, आगे उसमें और सैलिनिटी आएगी, वाटर आएगा। वो सारी चीज़ों में जितने भी फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले, अमंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम, टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर। पहली लाइन दे रखी है उन्होंने। तो सबसे प्रभावी कारक कौन हुआ? टेम्परेचर। टेम्परेचर से इकोसिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वाटर से भी पड़ता है, सॉइल से भी पड़ता है, लेकिन लाइट से भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका टेम्परेचर का ही होता है। टेम्परेचर के आधार पर ही तो 2 प्रकार के जंतु हुए, असमतापी और समतापी, पोइकिलोथर्म एंड होमोथर्म।
है क्या? टेम्परेचर के अनुसार ही वेजिटेशन होती है जो अपन ने पढ़ी। इसका मतलब टेम्परेचर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द इकोसिस्टम। इसका मतलब तापक्रम जो होता है वह पारितंत्र को नियंत्रित करने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच वी आर डिस्कसिंग इफेक्टिंग द इकोसिस्टम। अब टेम्परेचर की बात चलती है। टेम्परेचर की टॉलरेंस के आधार पर, टॉलरेंस के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कहलाते हैं स्टेनोथर्मल और एक कहलाते हैं यूरीथर्मल। इसको हिंदी में बोलते हैं तनुतापी। तनु माने कम, कम तापक्रम सहन करने वाला, और इसको बोलते हैं पृथ्युतापी। पृथ्युतापी यानी कि अधिक टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाला, और यह कम टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाला। अब एक लाइन दे रखी है उन्होंने कि आम के पेड़ ध्रुवीय प्रदेशों में क्यों नहीं पाए जाते, और वहाँ का जो तेंदुआ है, बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, वो हमको ट्रॉपिकल क्षेत्र में क्यों नहीं मिलता है? तुम्हें तेंदुए से मिला। तेंदुए ने बोला कि सर वी आर एबल टू टॉलरेट द लो टेम्परेचर, बोले हम कम तापक्रम में रह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? स्नो लेपर्ड। और आम का जो पेड़ होता है वो अधिक तापक्रम में ग्रो कर सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मैंगो ट्री। इन कारणों से मैंगो ट्री ध्रुवों में नहीं मिलता है, और स्नो लेपर्ड जो होता है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो रही बात हमारे पास में कि मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर कौन सा हुआ इकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, तो आंसर हुआ हमारे पास में टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको यदि आप देखोगे तो अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड फैक्टर, दैट इज योर वाटर। वाटर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वार्मिंग ने पौधों को 3 कैटेगरीज में बांटा था। एक कहलाते हैं हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिद। एक कहलाते हैं जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद, और एक कहलाते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट के अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है, यानी कि लवण देखने को मिलता है। आई बात समझ में? समुद्र का पानी देखो आप, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, आप एक चम्मच भी नहीं पी सकते हो, इतना खारा होता है। इसका मतलब उसके अंदर लवण की मात्रा जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि फ्रेश वाटर, फ्रेश यानी कि स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल के अंदर 3 से 5% सॉल्ट देखने को मिलते हैं। फिर आता है रिवर वाटर वगैरह, या लेक होती है, झील होती है। झील के अंदर 30 से 40% आपको मिलता है, इसको बोलते हैं ओलिगोहेलाइन। बहुत कम होता है तो ओलिगोहेलाइन, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ हाइपोहेलाइन, और बहुत ज़्यादा होगा जैसे कि समुद्र, उसको बोलते हैं हाइपरसेलाइन या हाइपरहेलाइन भी बोल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा कौन? समुद्र। समुद्र के अंदर 100% सॉल्ट होता है। भाई साहब मैंने पिया है नमक का, इसका समुद्र का पानी, एक चम्मच पानी आप मुंह में नहीं पी सकते, इतना खारा होता है वो। अब जो सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, यानी कि हेलोफाइट्स जो होते हैं, उनको यदि आप देखोगे तो आप भली बात ही परिचित होंगे हेलोफाइट से। हेलोफाइट, उसका नाम है एग्जाम्पल मैनग्रोव पादप, मैनग्रोव प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास में राइजोफोरा। राइजोफोरा को आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में तो होती है, स्टिल्ट रूट्स होती हैं, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, समुद्री ज़्यादा होता है, मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है, तो इसकी जड़ें जो बाहर निकल आती हैं ऐसे। और इन जड़ों का ये वाला भाग जो होता है इसमें छेद होता है, छेद को बोलते हैं न्यूमा, और न्यूमा को धारण करने वाली
मूल को हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। ओके, अब बात चलेगी कि ये जो न्यूमेटोफोर होते हैं उनको यदि आप पूछो, आपने सुना होगा अगर नमक के अंदर, लाश को नमक के अंदर दफनाते कि नहीं दफनाते, तो नमक गला देता है शरीर को। तो मैंने इनकी जड़ों से पूछा, तुम नमकीन पानी में रहती हो, आप हाइपर सलाइन मीडियम में रहती हो, तुम्हारी ये जड़ें गलती नहीं है क्या, या तुम्हारे अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर? बोला कि सर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, हाईएस्ट ओपी किस में होता है? इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के अंदर होता है। आर्टीप्लेक्स कॉन्फर्टोलिया, आर्टीप्लेक्स कॉन्फर्टोलिया नाम के हेलोफाइट के अंदर 202.5 एटमॉस्फेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे अधिक होता है। तो इन्होंने बोला कि सर हम सॉल्ट टॉलरेशन को, सॉल्ट टॉलरेशन किस वजह से कर पाते हैं? तो उन्होंने बोला कि सर एक तो होता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। लवणीय पौधे जो होते हैं वह अधिक लवणीयता को किसके कारण सहन कर पाते हैं? दैट इज हाउ दे आर एबल टू टॉलरेट हाई सैलिनिटी। द आंसर इज बिकॉज ऑफ द सॉर्बिटॉल। ओके, बाकी और बात करेंगे अपन लोग। अब आता है हमारे पास के अंदर कि ये तो रहा पानी, पानी के बाद में आती है हमारे पास में थर्ड फैक्टर। पहला कौन सा था? टेम्परेचर। दूसरा कौन सा था? वाटर। तीसरा कौन सा हुआ? सॉइल ले लो। अभी अपन ने क्या लिया? टेम्परेचर लिया, वाटर लिया। अब अपन ले लेते हैं लाइट। लाइट के बाद में आएगी तुम्हारी 4 नंबर की सॉइल। इस 4 नंबर की सॉइल को हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ओके।